अध्याय 6। धन को आंखों से नहीं देखा जा सकता। धन एक विचार है जो आपके मस्तिष्क में ज्यादा स्पष्टता से दिखता है। सन 1974 में मैंने अपने पहले निवेश के रूप में वैकेकी की सीमा पर एक छोटा सा मकान खरीदा जिसमें 2 बेडरूम और एक बाथरूम थे। इस सुंदर मकान की कीमत $56,000 थी। यह किराए पर उठाने के लिए आदर्श था और मैं जानता था कि जल्द ही किराए पर उठ जाएगा। मैं बहुत रोमांचित होकर अपने डैडी के ऑफिस में गया ताकि उन्हें सौदे के बारे में बता सकूं। उन्होंने दस्तावेजों पर सरसी निगाह डाली और 1 मिनट से भी कम समय में नजरें ऊपर उठाकर पूछा, तुम्हें हर महीने कितने का नुकसान हो रहा है? मैंने जवाब दिया, लगभग $100 प्रति माह। अमीर डैडी बोले, मूर्खों जैसी बातें मत करो। मैंने भी आंकड़ों को ठीक से नहीं देखा है, परंतु इन दस्तावेजों को सरसी तौर पर देखने से ही मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें इससे भी ज्यादा नुकसान होगा। तुम जानबूझकर ऐसा निवेश क्यों कर रहे हो जिसमें तुम्हें नुकसान हो? यह मकान सुंदर दिख रहा था और मैंने सोचा कि सौदा बढ़िया है, थोड़ा सा पेंट हो जाए तो यह मकान बिल्कुल नया दिखने लगेगा। मैंने कहा, यह तो नुकसान उठाने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है। हमें डैडी ने व्यंग से कहा। मेरे रियल एस्टेट एजेंट ने कहा कि मैं हर महीने होने वाले नुकसान की चिंता न करूं। वह कह रहा था कि कुछ सालों में इस मकान की कीमत दोगुनी हो जाएगी। यही नहीं, सरकार इस पर होने वाले नुकसान के लिए टैक्स में छूट भी देगी। इसके अलावा यह इतना अच्छा सौदा था कि मैं डर रहा था कि अगर मैं इसे नहीं खरीदूंगा तो कोई और खरीद लेगा। यह सुनकर अमीर डैडी ने उठकर अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर लिया। मैं समझ गया कि अब मुझे फटकार पड़ेगी, परंतु मैं यह नहीं जानता था कि मुझे कोई महत्वपूर्ण सबक सिखाया जाएगा। मैं पहले भी इस तरह के शिक्षण सूत्रों से गुजर चुका था। अमीर डैडी ने दोबारा पूछा, तो तुम्हें हर महीने कितने का नुकसान हो रहा है? मैंने सहमते हुए जवाब दिया, लगभग $100 प्रति माह। अमीर डैडी ने दस्तावेजों को देखते हुए अपना सिर हिलाया। सबक अब शुरू होने वाला था। उस दिन मैंने धन और निवेश के बारे में इतना कुछ सीखा जो मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 27 सालों में नहीं सीखा था। अमीर डैडी खुश थे कि मैंने साहस करके रियल एस्टेट में निवेश किया था, परंतु मैंने कुछ गंभीर गलतियां कर दी थी जो मुझे वित्तीय रूप से तबाह कर सकती थी। बहरहाल, मैंने उस शुरुआती निवेश से जो सबक सीखे उन्होंने आगे चलकर मुझे करोड़ों कमा कर दिए। पैसों को दिमाग से देखा जाता है। अमीर डैडी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आंखें क्या देख सकती हैं। रियल एस्टेट की जायदाद आंखों से दिखती है। किसी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट आंखों से दिखता है। आप इन चीजों को देख सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण वह होता है जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते। कई बातें होती हैं जो किसी निवेश को अच्छा या बुरा बनाती हैं, जैसे सौदा, वित्तीय अनुबंध, बाजार, मैनेजमेंट, जोखिम के तत्व, कैश फ्लो, कंपनी का तंत्र, टैक्स कानून और सैकड़ों अन्य बातें। इसके बाद वे सवाल पूछकर उस सौदे की चीड़-फाड़ करने लगे। तुमने इतनी ज्यादा ब्याज दर से सौदा क्यों किया? तुम्हारे हिसाब से इस निवेश पर तुम्हें कितने प्रतिशत आमदनी हो? यह निवेश तुम्हारे दीर्घकालीन वित्तीय रणनीति के कितना अनुकूल है? क्या तुमने अनुमानों के बारे में कंपनी के इतिहास की जांच कर ली है? क्या तुमने मैनेजमेंट लागत का अनुमान लगाया है? मरम्मत के खर्च का अनुमान लगाने के लिए तुमने कितने प्रतिशत दर का प्रयोग किया है? क्या तुम जानते हो कि नगर निगम ने अब यह घोषणा की है कि यह उस इलाके की सड़कों को उखाड़ेगा और ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव करेगा? तुम्हारी इमारत के ठीक सामने एक बड़ा मार्ग बनने वाला है। इस वर्ष भर लंबे प्रोजेक्ट से बचने के लिए वहाँ रहने वाले वहाँ से दूर जा रहे हैं। क्या तुम्हें यह मालूम था? मैं जानता हूँ कि आज बाजार की हालत अच्छी है, परंतु क्या तुम जानते हो कि कौन सी चीज इसे अच्छी हालत में रख रही है? बिजनेस, अर्थशास्त्र या लोग? तुम्हारे हिसाब से बाजार की हालत कितने समय तक अच्छी रहेगी? अगर यह घर किराए पर न उठे तो क्या होगा? और अगर ऐसा न हो तो तुम कितने समय तक इसे और खुद को अच्छे हाल में रख पाओगे? और आखिर तुमने यह कैसे सोच लिया कि धन का नुकसान उठाना एक अच्छा सौदा है? इससे मैं सचमुच चिंता में पड़ गया हूँ। मेरी हवा निकल चुकी थी और मैं खिसियाए हुए बस यही बोल पाया, यह सौदा बहुत अच्छा दिख रहा था। अमीर डैडी मुस्कुराए, खड़े हुए और मुझसे हाथ मिलाते हुए बोले, मैं खुश हूँ कि तुमने कोई कदम उठाया। ज्यादातर लोग सोचते तो बहुत है, परंतु करते कुछ नहीं है। जब कोई कुछ करता है तभी उससे गलती होती है और गलतियों से ही हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। यह बात हमेशा याद रखना। असली महत्व चीजें क्लासरूम में नहीं सीखी जाती हैं। ये सब गलतियां करने और फिर उन्हें सुधारने से सीखे जाते हैं। बुद्धि इसी तरीके से आती है। मैं थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। अब मैं सबक सीखने के लिए तैयार था। अमीर डैडी बोले, ज्यादातर लोग 90% निवेश अपनी आंखों से करते हैं और सिर्फ 5% निवेश अपने दिमाग से करते हैं। अमीर डैडी ने समझाया कि लोग रियल एस्टेट की कोई जगह देखते हैं या किसी स्टॉक का नाम देखते हैं और इसके बाद अक्सर निर्णय लेते हैं। वे इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि उनकी आंखें क्या देखती हैं, यह ब्रोकर उन्हें क्या बताता है, यह सहकर्मी उन्हें क्या अंदरूनी जानकारी देता है। अक्सर वे तर्क के बजाय भावना के आधार पर खरीदते हैं। अमीर डैडी ने आगे कहा, इसलिए 10 में से 9 निवेशक पैसा नहीं कमा पाते हैं। उन्हें नुकसान हो यह जरूरी नहीं है, परंतु यह तय है कि वे अच्छी कमाई नहीं कर पाते हैं। कभी वे बराबरी पर रहते हैं, कभी उन्हें नुकसान होता है।
और कभी उन्हें छूट फायदा भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने दिमाग के आधार पर नहीं बल्कि अपनी आंखों और भावनाओं के आधार पर निवेश करते हैं। कई लोग इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि वे तत्काल अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए निवेशक बनने के बजाय वे अत्यंत दिवा स्वप्न देखने वाले, कुटिल, जुआरी और बेईमान बन जाते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, इसलिए हम थोड़ी देर बैठकर तुम्हारे द्वारा खरीदे गए नुकसान वाले सौदे पर विचार करते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसे फायदे वाले सौदे में कैसे बदला जा सकता है। मैं तुम्हारे दिमाग को वह देखना सिखाऊंगा जो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। बुरे से भले तक। अगली सुबह मैं दोबारा अपने रियल एस्टेट एजेंट के पास गया। मैंने उससे कहा कि मैं पुराने अनुबंध को बदलना चाहता हूँ। मैंने उससे अनुबंध पर दोबारा चर्चा की। यह चर्चा सुखद तो नहीं थी, परंतु मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। 3 दिन बाद मैं एक बार फिर अपने अमीर डैडी से मिलने गया। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और एजेंट को उसका पूरा कमीशन मिला क्योंकि उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि कीमत पहले जितनी ही थी, परंतु निवेश की शर्तें पहले से बहुत अलग थीं। बाजार दर, भुगतान की शर्तों और किस्तों में बदलाव करने के बाद अब मुझे विश्वास हो गया था कि इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसकी बदौलत मुझे हर महीने $80 नगद लाभ होगा। इस लाभ की गणना करते समय मैंने मरम्मत के खर्च और मकान के कुछ समय तक खाली रहने के बारे में अच्छी तरह विचार कर लिया था। अगर बाजार की स्थिति बिगड़ जाए तो मैं अपने किराए में थोड़ी कमी करने के बावजूद पैसे कमा सकता था, और अगर बाजार की स्थिति बेहतर हो जाए तो मैं किराया बढ़ा सकता था। अमीर डैडी ने कहा, मैंने जो अनुमान लगाया था उसके हिसाब से तुम्हें हर महीने कम से कम $150 का नुकसान होता, शायद इससे भी ज़्यादा। अगर तुम हर महीने $150 गंवाते तो अपनी तनख्वाह और खर्च के आधार पर तुम कितने सौदे कर सकते थे? मैंने जवाब दिया, एक सौदे में ही मेरी हालत खराब हो जाती। मेरे लिए हर महीने अतिरिक्त $150 निकालना अक्सर असंभव होता। अगर मैंने पहले वाला अनुमान किया होता तो हर महीने मुझे आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ता, टैक्स में छूट मिलने के बाद भी। इस निवेश की किस्त के भुगतान के लिए शायद मुझे कोई दूसरी नौकरी भी करनी पड़ती। हमें डैडी ने पूछा, और अब तुम्हें क्या लगता है, तुम $80 का कैश फ्लो देने वाले ऐसे कितने सौदे कर सकते हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जितने चाहे उतने कर सकता हूँ। हमें डैडी ने सहमति से सिर हिलाया। अब वहाँ जाओ और ऐसे ढेर सारे सौदे कर लो। उस सरबत हवाई में रियल एस्टेट की कीमतें आसान छूने लगी, परंतु जहाँ पहले मेरी सिर्फ एक जायदाद की कीमत दोगुनी होती, वही अब मेरी 7 जायदादों की कीमत दूनी हो गई। यह थोड़ी सी वित्त वृद्धि की सकती है, आप यह नहीं कर सकते। मेरे पहले रियल एस्टेट निवेश पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जब मैं अपने रियल एस्टेट एजेंट के पास अपना नया प्रस्ताव लेकर गया तो उसने मुझसे पहले वाक्य यह कहा था, आप यह नहीं कर सकते। मुझे सबसे ज़्यादा समय एजेंट को यह समझाने में लगा कि जो मैं करवाना चाहता था उसे कैसे किया जा सकता था, चाहे जो हो। उस एक निवेश से मैंने कई सबक सीखे। उनमें से एक यह था कि जब कोई आपसे कहता है आप यह नहीं कर सकते तो उसकी एक उंगली आपकी तरफ होती है, बाकी 3 उंगलियां उसकी खुद की तरफ इशारा कर रही होती हैं। अमीर डैडी ने मुझे सिखाया है कि आप यह नहीं कर सकते का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि आप नहीं कर सकते। इसका अक्सर मतलब यह होता है कि वह नहीं कर सकता। बरसों पहले की ये घटना इसका आदर्श उदाहरण है, जब लोगों ने राइट बंधुओं से कहा था कि आप यह नहीं कर सकते। भगवान का शुक्र है कि राइट बंधुओं ने उनकी बात नहीं सुनी। $1.4 ट्रिलियन मालिक की तलाश में घूम रहे हैं। इस धरती पर हर दिन $1.4 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घूमते हैं और यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज जितना अधिक धन कमाया जा रहा है और उपलब्ध है उतना पहले कभी नहीं रहा। समस्या यह है कि धन आदर्श होता है। आज इसका ज़्यादातर हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए लोग जब अपनी आंखों से धन की खोज करते हैं तो वे कुछ नहीं देख पाते हैं। ज़्यादातर लोग एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक जैसे तैसे गुजारा करते हैं। हालांकि इस दुनिया में $1.4 ट्रिलियन हर दिन उस व्यक्ति की तलाश में घूम रहे हैं जो उन्हें कमाना चाहता है। ये डॉलर ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे हैं जो जानता हो कि धन को कैसे संभाला जाता है, इसे पोषण कैसे दिया जाता है, इसे बढ़ाया कैसे जाता है। अगर आप धन को संभालना जानते हैं तो धन न सिर्फ आपके पास आएगा बल्कि उछलता हुआ आएगा। लोग आपसे उस धन को लेने की मिन्नतें करेंगे, परंतु अगर आपको यह नहीं मालूम कि धन को कैसे संभाला जाता है तो धन आपसे दूर रहेगा। आपको याद है कि मेरे अमीर डैडी ने वित्त वृद्धि को किस प्रकार से परिभाषित किया था? वित्त वृद्धि के संबंध इस बात से उतना नहीं है कि आप कितना धन कमाते हैं, जितना इस बात से है कि आप कितना धन बनाए रखते हैं। आप अपने धन से कितनी कड़ी मेहनत करवाते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक अपने पास रख पाते हैं। अंधों को अंधे राह दिखा रहे हैं। अमीर डैडी बोले, निवेश करते समय औसत व्यक्ति आंखों का 95% और दिमाग का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। अगर आप क्वाड्रेंट के बी और आई वाले हिस्से में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको इस तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए ताकि आपकी आंखें सिर्फ 5% देखें और आपको मस्तिष्क के बाकी 95%
अमीर डैडी ने आगे समझाया कि जो लोग धन को देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रतिष्ठित करते हैं, उनके पास उन लोगों से अधिक शक्ति होती है जो ऐसा नहीं करते। मैं किन लोगों से सलाह लो, इस बारे में अमीर डैडी के विचार बहुत दृढ़ थे। लोग वित्तीय रूप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे उन लोगों से सलाह लेते हैं जो मानसिक रूप से धन के प्रति अंधे होते हैं। यह अंधे द्वारा अंधे को राह दिखाए जाने का बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास धन आए तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे संभाला जाता है। अगर धन पहले आपके दिमाग में जड़े नहीं जमा पाता तो यह आपके हाथों में नहीं टिक पाएगा, और अगर यह आपके पास नहीं टिक पाता तो धन तथा धनवान दोनों ही आपसे दूर रहेंगे। अपने मस्तिष्क को धन देखने के लिए प्रशिक्षित करें। धन देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का पहला कदम क्या है? जवाब आसान है। जवाब है वित्तीय साक्षरता। यह पूंजीवाद के शब्दों और अंकों के तंत्र को समझने की योग्यता की शुरुआत होती है। अगर आप शब्दों या आंकड़ों को नहीं समझ पाते तो यह विदेशी भाषा समझना जितना ही मुश्किल काम होगा, और कई मामलों में हर क्वाड्रेंट विदेशी भाषा का प्रतिनिधित्व करता है। हर क्वाड्रेंट एक अलग देश की तरह है। वे समान शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर आप शब्दों को नहीं समझते हैं तो आप आंकड़ों को भी समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कोई डॉक्टर कहता है आपका सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 है तो यह अच्छा है या बुरा? क्या आपको अपनी सेहत के बारे में बस इतना ही जानने की जरूरत है? जाहिर है नहीं, परंतु फिर भी यह एक शुरुआत तो है। या इस तरह की बात पूछना है, मेरे स्टॉक का PI 12 है और मेरे अपार्टमेंट हाउस का रेट 12 है। क्या मुझे अपनी दौलत के बारे में बस इतना ही जानने की जरूरत है? एक बार फिर जवाब है नहीं, परंतु फिर भी यह एक शुरुआत तो है। कम से कम हम समान शब्द बोल रहे हैं और समान आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, और यहीं से वित्तीय साक्षरता शुरू होती है जो वित्तीय वृद्धि का आधार है। यह शब्दों और अंकों को जानने से शुरू होती है। डॉक्टर S क्वाड्रेंट से बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति I क्वाड्रेंट के शब्द और अंक बोल रहा है। एक तरह से वे अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं। जब कोई मुझसे पूछता है पैसे कमाने के लिए पैसा होना चाहिए, तो मैं उससे सहमत नहीं होता हूँ। मेरे विचार से पैसे कमाने की योग्यता शब्दों और अंकों को समझने से शुरू होती है। जैसा मेरे अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, अगर पैसा पहले आपके दिमाग में जड़ नहीं जमा पाता तो यह आपके हाथों में भी नहीं टिक पाएगा। जाने की असली जोखिम क्या है? धन देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का दूसरा कदम यह सीखना है कि असली जोखिम क्या है। जब लोग मुझसे कहते हैं कि निवेश करना जोखिम भरा है, तो मैं उनसे बस इतना ही कहता हूँ, निवेश करना जोखिम भरा नहीं है, आकर्षित होना जोखिम भरा है। निवेश करना विमान उड़ाने की तरह है। अगर आप फ्लाइट स्कूल में गए हैं और आपने वर्षों का अनुभव हासिल किया है तो विमान उड़ाना आनंददायक और रोमांचक होता है। परंतु अगर आपने कभी फ्लाइट स्कूल में प्रशिक्षण नहीं लिया है तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप विमान उड़ाने का काम दूसरे के हाथ में सौंप दें। बुरी सलाह जोखिम भरी होती है। अमीर डैडी का दृढ़ विश्वास था कि सलाह न होने से किसी भी तरह की वित्तीय सलाह बेहतर है। वे खुले दिमाग के इंसान थे, वे शिष्ट थे और बहुत से लोगों की बातें सुनते थे, परंतु अंततः वे अपने निर्णय लेने के लिए अपनी वित्तीय वृद्धि का उपयोग करने में विश्वास करते थे। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो सलाह न मिलने से कोई भी सलाह बेहतर है, परंतु अगर आपको बुरी और अच्छी सलाह के बीच का अंतर नहीं मालूम हो तो यह खतरनाक है। अमीर डैडी का दृढ़ विश्वास था कि अधिकांश लोग वित्तीय रूप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे उस वित्तीय जानकारी के आधार पर काम करते हैं जो पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती है, और अधिकांश लोग वित्तीय रूप से सुदृढ़ परिवार में पैदा नहीं होते। वे अक्सर कहते थे बुरी वित्तीय सलाह जोखिम भरी है, और अधिकांश बुरी सलाहें घर पर दी जाती हैं। ऐसा शब्दों के नहीं बल्कि कार्यों के कारण होता है। बच्चे शब्दों के बजाय उदाहरणों से अधिक सीखते हैं। आपके सलाहकार आप जितने ही स्मार्ट हैं। अमीर डैडी कहते थे आपके सलाहकार आप जितने ही स्मार्ट हो सकते हैं। अगर आप स्मार्ट नहीं हैं तो वे आपको ज़्यादा नहीं बता सकते। अगर आप वित्तीय रूप से सुशिक्षित हैं तो सुयोग्य सलाहकार आपको अधिक परिष्कृत वित्तीय सलाह दे सकते हैं। अगर आप वित्तीय रूप से नादान हैं तो वे आपको सिर्फ सुरक्षित वित्तीय रणनीति समझाने के लिए कानूनबद्ध हैं। अगर आप अपरिष्कृत निवेशक हैं तो वे आपके सामने सिर्फ कम जोखिम और कम आमदनी वाले निवेश का प्रस्ताव रख सकते हैं। वे अक्सर अपरिष्कृत निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन का सुझाव देते हैं। बहुत कम सलाहकार यह विकल्प चुनेंगे कि आपको प्रदर्शित करने के लिए अपना समय निकाल लें। इसका कारण यह है कि उनका समय भी बहुमूल्य है। परंतु अगर आप वित्तीय रूप से शिक्षित हो जाते हैं और अपने धन का उचित प्रबंधन करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो सुयोग्य सलाहकार आपको ऐसे निवेशों और रणनीतियों की जानकारी दे सकते हैं जिन्हें बहुत थोड़े लोग ही देख पाएंगे। परंतु इससे पहले आपको सचेत होने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है। हमेशा याद रखें, आपके सलाहकार आप जितने ही स्मार्ट हो सकते हैं। क्या आपका बैंकर आप झूठ बोल रहा है? अमीर डैडी के बहुत से बैंकरों से पाला पड़ा था। वे उनकी वित्तीय टीम के महत्वपूर्ण अंग थे। हालांकि वे अपने बैंकरों के करीबी मित्र थे,
और उनका सम्मान करते थे, परंतु वे हमेशा महसूस करते थे कि उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ हितों का ध्यान खुद रखना चाहिए, क्योंकि वे ये आशा करते थे कि बैंकर्स अपने सर्वश्रेष्ठ हितों का ध्यान रख रहे होंगे। सन 1974 के मेरे निवेश अनुभव के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, जब कोई बैंकर कहता है यह आपका मकान संपत्ति है, तो क्या वह आपसे सच बोल रहा है? क्योंकि अधिकांश लोग वित्तीय रूप से साक्षर नहीं होते और धन के खेल को नहीं समझते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर विश्वास पात्र लोगों की राय और सलाह की जरूरत पड़ती है। अगर आप वित्तीय रूप से साक्षर नहीं हैं, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना पड़ता है जिसे आप वित्तीय रूप से साक्षर मानते हैं। कई लोग अपने बजाय किसी और की सलाह पर अपने धन का निवेश या प्रबंधन करते हैं, और यह खतरनाक है। वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वे सिर्फ पूरा सच नहीं बता रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आपका बैंकर आपसे कहता है कि आपका मकान संपत्ति है, तो वह आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, वह सिर्फ आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। हालांकि आपका मकान संपत्ति है, परंतु वह आपको यह नहीं बता रहा है कि यह किसकी संपत्ति है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका मकान तो आपकी संपत्ति नहीं है, यह तो बैंक की संपत्ति है। रिच डैड पुअर डैड में अमीर डैड द्वारा बताई गई संपत्ति और दायित्व की परिभाषा याद कीजिए। संपत्ति से मेरी जेब में धन अंदर आता है, दायित्व से मेरी जेब का धन बाहर जाता है। क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के लोगों को यह अंतर जानने की दरअसल कोई जरूरत नहीं है। उनमें से ज्यादातर अपनी नौकरी में सुरक्षित महसूस करने में खुश हैं। वो इस बात से खुश है कि उनके पास एक बढ़िया मकान है जिसके वे मालिक हैं, जिस पर उन्हें गर्व है और जिसके बारे में वे सोचते हैं कि उस पर उनका नियंत्रण है। जब तक वे अपनी पूरी किस्तों का भुगतान करते रहेंगे, तब तक कोई भी उनसे यह मकान नहीं छीन सकता, और वे यह भुगतान करते जाते हैं। परंतु क्वाड्रेंट के हिस्से के लोगों को यह अंतर जानने की जरूरत है। वित्तीय रूप से साक्षर और बुद्धिमान होने का मतलब है धन की बड़ी तस्वीर को समझने की क्षमता। वित्तीय रूप से चतुर लोग जानते हैं कि मॉर्टगेज आपकी बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में नहीं है, बल्कि दायित्व के रूप में प्रदर्शित होती है। आपकी मॉर्टगेज दरअसल किसी और की बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दर्ज होती है। यह आपकी नहीं बल्कि बैंक की बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दर्ज होती है। जिसने भी अकाउंटिंग की है उसे यह मालूम होगा कि बैलेंस शीट में बैलेंस मिलाना चाहिए, परंतु यह बैलेंस आखिर है कहाँ? आपका मकान दरअसल आपकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता, परंतु अगर आप बैंक की बैलेंस शीट में देखें तो वहाँ पर लिखे आंकड़े दरअसल आपको यह कहानी बताते हैं। अब इसका मतलब समझ में आता है। यह बी और आई अकाउंटिंग है, परंतु इसे बेसिक अकाउंटिंग में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। अकाउंटिंग में आप अपने मकान के मूल्य को संपत्ति के रूप में देखते हैं और मॉर्टगेज को दायित्व के रूप में। एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दें कि आपके मकान का मूल्य एक ऐसी राय है जो बाजार के साथ बदलती रहती है, जबकि आपकी मॉर्टगेज एक निश्चित दायित्व है जिस पर बाजार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहरहाल बी और आई के लिए आपका मकान मूल्य संपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि इससे कैश फ्लो नहीं मिलता है। क्या होगा अगर मैं आपके सारे मॉर्टगेज चुका दूं? कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या होगा अगर मैं आपकी सारी मॉर्टगेज चुका दूं, क्या तब मेरा मकान संपत्ति बन जाएगा? इस पर मेरा जवाब होता है अधिकांश मामलों में जवाब अब भी नहीं है, यह अब भी एक दायित्व है। मेरे इस जवाब के पीछे कई कारण है। एक है रख रखाव और अन्य सामान्य खर्च। जायदाद किसी कार की तरह होती है, अगर आप इसके पूरे स्वामी हो तब भी आपको इसे चलाने के लिए धन की जरूरत होती है, और कई बार जब यह टूटना शुरू करती है तो हर चीज़ टूटने लगती है। अधिकांश मामलों में लोग अपने घर और कार की मरम्मत का भुगतान अपने उन डॉलरों से करते हैं जो उन्हें टैक्स के बाद मिले हैं। बी और आई क्वाड्रेंटों का कोई व्यक्ति जायदाद को सिर्फ तभी संपत्ति मानता है जब उसे इससे कैश फ्लो या आमदनी प्राप्त हो रही होती है। कर्ज चुकाने के बाद भी मकान के दायित्व बने रहने का प्रमुख कारण यह है कि आप दरअसल अब भी इसके स्वामी नहीं हैं। अगर आप इसके स्वामी होते तो सरकार आप पर टैक्स क्यों लगाती? अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप प्रॉपर्टी टैक्स देना बंद कर दें और जल्द ही आपको यह पता लग जाएगा कि आपका मकान दरअसल किसकी संपत्ति है। यहाँ पर टैक्स लियन सर्टिफिकेट का उद्यमन है जिसके बारे में मैंने रिच डैड पुअर डैड में लिखा है। टैक्स लियन सर्टिफिकेट आपके धन पर कम से कम 16% ब्याज पाने का बेहतरीन तरीका है। अगर मकान मालिक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो सरकार उनके द्वारा न चुकाए गए टैक्स पर ब्याज लगाती है जो 10% से लेकर 50% तक हो सकता है। सूदखोरी अभी गायब नहीं हुई है। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाते हैं और मेरे जैसा कोई व्यक्ति आपकी एवज में भुगतान करता है तो कई राज्यों में मैं आपके टैक्स और उस पर ब्याज पाने का हकदार हो जाता हूँ। अगर आप एक निश्चित समय सीमा में टैक्स और ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं तो मैं आपके मकान का स्वामी बन जाता हूँ, सिर्फ उतने ही धन में
जो मैंने टैक्स के रूप में अदा किया है। ज़्यादातर राज्यों में प्रॉपर्टी टैक्स पहले चुकाए जाते हैं। बैंक की मार्टगेज से भी पहले मुझे ऐसे मकान खरीदने का अवसर मिला है जिन पर मैंने $3500 से भी कम टैक्स चुकाया था। रियल एस्टेट की परिभाषा मैं एक बार फिर बता दूं कि धन को देखने के लिए आपको अपनी आंखें नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए आपको शब्दों की असली परिभाषाओं और अंकों के तंत्र की जानकारी होनी चाहिए। अब तक आप संपत्ति और दायित्व के अंतर को समझ पाए होंगे और मार्टगेज शब्द की परिभाषा को भी, जो मृत्यु पर्यंत अनुबंध होता है, और फाइनेंस शब्द को भी, जिसका मतलब दंड होता है। अब आप रियल एस्टेट और लोकप्रिय वित्त साधन डेरिवेटिव्स शब्दों के उद्गम के बारे में भी जान लें। कई लोग सोचते हैं कि डेरिवेटिव्स कोई चीज़ है, परंतु वास्तविकता में वे सदियों पुराने हैं। डेरिवेटिव की आसान परिभाषा है कोई ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से उत्पन्न होती है। ऑरेंज जूस डेरिवेटिव का एक उदाहरण है। ऑरेंज जूस ऑरेंज यानी नारंगी का डेरिवेटिव है। मैं सोचता था कि रियल एस्टेट का अर्थ रियल यानी वास्तविक है, अर्थात एक मूर्त चीज़। मेरे अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि इसका उद्गमन दरअसल स्पेनिश शब्द रियल से हुआ है, जिसका अर्थ रॉयल यानी शाही होता है। असल मायनों में रियल का अर्थ है शाही सड़क, रियल एस्टेट का अर्थ है शाही जायदाद। जब 1500 के आसपास कृषि युग समाप्त हुआ और औद्योगिक युग की शुरुआत हुई तो शक्ति भूमि और कृषि पर आधारित नहीं रह गई। सम्राटों ने महसूस किया कि उन्हें बदलना होगा, क्योंकि भूमि सुधार कानूनों की वजह से किसान भूमि के मालिक बन गए थे। तब सम्राटों ने डेरिवेटिव्स की रचना की, जैसे भूमि के स्वामी पर टैक्स और मार्टगेज, जिन्हें चुकाकर आम जनता भूमि की स्वामी बन सकती थी। टैक्स और मार्टगेज डेरिवेटिव्स क्या हैं? टैक्स और मार्टगेज डेरिवेटिव्स हैं क्योंकि वे भूमि से उत्पन्न हैं। आपका बैंकर मार्टगेज को डेरिवेटिव नहीं कहेगा, वह कहेगा कि यह भूमि बैंक द्वारा सुरक्षित है। अलग अलग शब्द, एक ही अर्थ। जब सम्राटों ने समझ लिया कि धन अब भूमि नहीं बल्कि भूमि द्वारा उत्पन्न डेरिवेटिव्स में है, तो सम्राटों ने बढ़े हुए बिजनेस को संभालने के लिए बैंकों की स्थापना की। भूमि को अब भी रियल एस्टेट कहा जाता है, क्योंकि चाहे आप इसके लिए कितना भी भुगतान कर दें, यह दरअसल आपकी होती ही नहीं। आज भी यह सम्राटों की ही होती है। आपकी ब्याज दर हकीकत में कितनी है? अमीर डैडी ने अपने चुकाए हुए ब्याज के हर दशमलव अंक के लिए जमकर संघर्ष भाव ताव किया। उन्होंने मुझसे यह सवाल पूछा, जब कोई बैंकर तुमसे कहता है कि तुम्हारी ब्याज दर 8% प्रति वर्ष है, तो हकीकत में यह कितनी होती है? मैंने पाया कि अगर आप अंकों को पढ़ना सीख लेते हैं तो मामला इतना सीधा नहीं होता। मान ले आप $1,00,000 का मकान खरीदते हैं, उस पर $20,000 का नकद भुगतान करते हैं, बाकी बचे हुए $80,000 बैंक से 30 साल के लिए 8% ब्याज पर लोन लेते हैं। 5 साल में आप बैंक को $35,220 चुकाएंगे, $31,276 ब्याज और $3,944 मूलधन की वापसी। अगर आप पूरे 30 साल तक किस्त चुकाते रहेंगे तो आप कुल मिलाकर $2,11,330 चुकाते हैं, जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल है। अब इसमें से आप मूल रूप से लिए गए कर्ज यानी $80,000 को हटा दें। आपने जो कुल ब्याज चुकाया वह यह है $1,31,330। एक बात और, इस $2,11,330 में प्रॉपर्टी टैक्स और लोन का बीमा शामिल नहीं है। अजीब बात यह है कि $1,31,330 ब्याज का आंकड़ा $80,000 पर 8% की दर से थोड़ा ज़्यादा नजर आता है। एक तरह से 30 वर्षों में 160% से अधिक ब्याज लगता है। जैसे मैंने कहा, वे आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वे तो सिर्फ आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आप दरअसल कभी जान ही नहीं पाएंगे। वैसे अगर आप अपने मकान से खुश हैं तो आपको इसकी परवाह नहीं होगी, परंतु जाहिर है बैंकिंग उद्योग जानता है कि कुछ सालों में आपके मन में एक नए मकान, एक बड़े घर, एक छोटे घर, एक वेकेशन हाउस या अपनी मार्टगेज को दोबारा फाइनेंस करवाने की इच्छा जागृत होगी। वे यह बात जानते हैं और वे इस अनुमान के आधार पर ही अपनी योजनाएं बनाते हैं। उद्योग का औसत, बैंकिंग उद्योग में किसी मार्टगेज की जीवन आशा औसतन 7 वर्ष मानी जाती है। यानी बैंक को यह आशा होती है कि औसत व्यक्ति हर 7 साल में एक नया मकान खरीदेगा या रिफाइनेंस करवाएगा। और इस उदाहरण में इसका अर्थ है कि वे हर 7 साल में अपने मूल $80,000 की वापसी और $43,291 ब्याज की आशा करते हैं, और इसलिए इसे मार्टगेज कहा जाता है, जो फ्रेंच शब्द मार्टिन यानी मृत्यु उपरांत अनुबंध से उत्पन्न हुआ है। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग कड़ी मेहनत करते रहेंगे,
उनकी तनख्वाहें बढ़ती रहेंगी और वे नए मकान खरीदते रहेंगे नई मॉर्गेज के साथ। इसके अलावा सरकार ज़्यादा महंगे मकान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हुए टैक्स में छूट भी देती है, जिसकी वजह से सरकार ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करती है। और हमें उस बीमा को भी नहीं भूलना चाहिए जो हर मॉर्गेज कंपनी आपसे वसूल करती है। हर बार जब मैं टेलीविज़न देखता हूँ तो मुझे ऐसे विज्ञापन दिख जाते हैं जिसमें आकर्षक पेशेवर बेसबॉल और फुटबॉल खिलाड़ी मुस्कुराते हुए आपको बताते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से मुक्त होने के लिए बिल कंसोलिडेशन लोन ले लें। इस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्डों के कर्ज से एक झटके में मुक्त हो सकते हैं और कम ब्याज दर पर एक नया लोन ले सकते हैं। इसके बाद वे बताते हैं कि ऐसा करना वित्तीय समझदारी क्यों है। बिल कंसोलिडेशन लोन आपके लिए एक स्मार्ट तरीका है क्योंकि सरकार आपको अपने मकान के मॉर्गेज पर चुकाए गए ब्याज के भुगतान के लिए टैक्स में छूट देती है। दर्शकों को लगता है कि उन्हें आशा की किरण दिख गई है और वे दौड़कर अपनी फाइनेंस कंपनी के पास जाते हैं, अपने घर को दोबारा फाइनेंस करवाते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाते हैं और खुद को समझदार मानने लगते हैं। कुछ सप्ताह बाद वे फिर से खरीदारी में जुट जाते हैं। वे एक नई पोशाक देखते हैं, एक नया लॉन मोवर देखते हैं या महसूस करते हैं कि उनके बच्चे को नई साइकिल चाहिए या उन्हें छुट्टी मनाने जाना चाहिए क्योंकि वे थक गए हैं। अब उनके पास एक साफ सुथरा क्रेडिट कार्ड भी है या उन्हें अचानक अपने डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिल जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पुराने क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर दिया है। उनकी क्रेडिट या साख बहुत अच्छी है, वे अपने बिलों का भुगतान करते हैं। उनका छोटा सा दिल बल्लियों उछालने लगता है और वे खुद से कहते हैं, चलो भी मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मैं हर महीने थोड़ी सी रकम देकर यह सब चुका सकता हूँ। भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं और साफ सुथरा नया क्रेडिट कार्ड बाहर आ जाता है। जैसा मैंने कहा, जब बैंकर कहते हैं कि आपका मकान संपत्ति है तो वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। जब सरकार कर्ज में डूबने के लिए आपको टैक्स में छूट देती है तो यह ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि यह आपके वित्त भविष्य के लिए चिंतित है। सरकार तो अपने वित्त भविष्य के लिए चिंतित है। इसलिए जब आपका बैंकर, अकाउंटेंट, वकील या स्कूल टीचर आपको बताता है कि आपका मकान संपत्ति है तो वह सिर्फ यह कहना भूल जाता है कि यह किसकी संपत्ति है। और बचत क्या संपत्ति है? आपकी बचत दरअसल आपकी संपत्ति है। यह एक अच्छी खबर है, परंतु एक बार फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ही आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि यह सच है कि आपकी बचत संपत्ति है, परंतु जब आप शहर के उस पार बैंक की बैलेंस शीट को देखते हैं तो आपकी बचत वहां दायित्व के रूप में नजर आती है। आपकी बचत और चेकबुक का बैलेंस आपकी संपत्ति के कॉलम में इस प्रकार दिखता है, परंतु आपके बैंक बैलेंस शीट में आपकी बचत और चेकबुक का बैलेंस इस प्रकार है। आपकी बचत और चेकबुक का बैलेंस बैंकों के लिए दायित्व क्यों है? इसलिए क्योंकि उन्हें आपके धन पर आपको ब्याज देना पड़ता है और इसकी सुरक्षा करने में भी धन की जरूरत पड़ती है। अगर आप इन ड्रग्स और शब्दों के महत्व को समझ लें तो आप यह बेहतर समझ सकेंगे कि धन के खेल में आंखें क्या नहीं देख सकती। धन बचाने के लिए आपको टैक्स में छूट क्यों नहीं मिलती? अगर आप ध्यान दें तो आपको मकान खरीदने और कर्ज में डूबने के लिए तो टैक्स में छूट मिलती है, परंतु आपको पैसे की बचत करने के लिए टैक्स में छूट नहीं मिलती। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि ऐसा क्यों होता है? मुझे इसका ठीक ठाक जवाब नहीं मालूम, परंतु मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। एक बड़ा कारण यह है कि आपकी बचत बैंकों के लिए दायित्व है। फिर वे सरकार से ऐसा कानून बनाने को क्यों कहेंगे जो आपको बैंक में धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करे? वह धन जो उनके लिए एक दायित्व होगा, उन्हें आपकी बचत की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बैंकों को दरअसल आपकी बचत की जरूरत नहीं है, उन्हें अधिक डिपॉजिट की जरूरत नहीं है क्योंकि वे धन को कम से कम 10 गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप बैंक में $1 का नोट जमा करते हैं तो कानूनन बैंक $10 उधार दे सकता है और केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित रिजर्व लिमिट के आधार पर शायद $20 तक भी। इसका मतलब यह है कि आपका $1 का नोट अचानक $10 या इससे भी अधिक हो जाता है। यह जादू है। जब मेरे अम्मी डैडी ने मुझे यह दिखाया तो मुझे यह विचार बहुत पसंद आया। उस समय मैं जान गया कि मैं स्कूल जाकर बैंकर बनने के बजाय बैंक का मालिक बनना चाहता हूँ। इसके अलावा बैंक आपके उस $1 का सिर्फ 5% ब्याज देता है। ग्राहक के रूप में आप सुरक्षित अनुभव करते हैं क्योंकि बैंक आपके धन पर कुछ ब्याज तो दे रहा है। बैंक इसे अच्छे ग्राहक संबंध के रूप में देखता है क्योंकि अगर आपने उनकी बैंक में बचत खाता खोल रखा है तो आपको जब उधार की जरूरत होगी तो आप उन्हीं के पास आएंगे। वे चाहते हैं कि आप उनसे उधार लें क्योंकि वे तब उधार के लिए धन पर आप 9% या इससे अधिक ब्याज ले सकते हैं। जब आप अपने $1 पर 5% ब्याज कमाते हैं, वही बैंक आपके उस डॉलर द्वारा उत्पन्न $10 के कर्ज पर 9% या इससे ज़्यादा का ब्याज वसूलता है। हाल ही में मुझे एक नया क्रेडिट कार्ड मिला जिसमें 8.9% ब्याज का विज्ञापन दिया गया था।
परंतु अगर आप बारीक अक्षरों में लिखी कानून शब्दावली को समझते हो तो यह दरअसल 23% था। कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने उस क्रेडिट कार्ड के 2 टुकड़े करके उसे वापस भिजवा दिया। उन्हें आपकी बचत वैसे ही मिल जाती है। बचत के लिए टैक्स छूट न मिलने का एक और बहुत स्पष्ट कारण है। अगर आप अंगों को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैश फ्लो किस तरह हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उन्हें आपकी बचत वैसे ही मिल जाएगी। आप अपने संपत्ति वाले कॉलम में जो आप धन बचा सकते थे, वह आपकी दायित्व वाले कॉलम में मॉर्गेज के ब्याज के रूप में जा रहा है और उनके संपत्ति वाले कॉलम में बढ़ रहा है। यह कैश फ्लो पैटर्न इस तरह दिखता है। इसलिए बैंक नहीं चाहते कि सरकार आपको बचत के लिए टैक्स में छूट दे। वे वैसे भी आपकी बचत ले लेंगे कर्ज पर ब्याज के भुगतान के रूप में। राजनेता इस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं क्योंकि बैंक, बीमा कंपनियां, निर्माण उद्योग और ब्रोकरेज हाउसेज राजनीतिक चुनाव अभियानों में बहुत धन देते हैं और राजनेता इस खेल का नाम अच्छी तरह जानते हैं। खेल का नाम 1974 में मेरे अम्मी डैडी इसलिए परेशान हो गए थे क्योंकि यह खेल मेरे खिलाफ खेला गया था और मैं यह बात नहीं जानता था। मैंने जब रियल एस्टेट खरीदने में निवेश किया था तब मैं हारने वाली स्थिति में था, परंतु मुझे यह यकीन दिलाया गया था कि मैं जीतने वाली स्थिति में था। अम्मी डैडी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम खेल के मैदान में दाखिल हुए, परंतु क्योंकि किसी ने तुम्हें कभी यह नहीं बताया कि खेल क्या है, इसलिए तुम हारने वाली टीम में शामिल हो गए। अम्मी डैडी ने फिर इस खेल की मूलभूत बातें स्पष्ट की। पूंजीवाद की इस खेल का नाम है कौन किसका कर्जदार है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस खेल को समझ लूं तो मैं बेहतर खिलाड़ी बन जाऊंगा, बजाय ऐसे व्यक्ति के जो इस खेल में बिल्कुल अनाड़ी हो। आप जितने ज़्यादा लोगों के कर्जदार हैं, आप उतने ज़्यादा गरीब हैं। अम्मी डैडी कहते थे, आप जितने ज़्यादा लोगों के कर्जदार हैं, आप उतने ज़्यादा गरीब हैं, और जितने ज़्यादा लोग आपके कर्जदार हैं, आप उतने ज़्यादा अमीर हैं। यह इस खेल का सार है। जैसा मैंने कहा, मैंने अपना दिमाग खुला रखने के लिए संघर्ष किया, इसलिए मैं हमेशा खामोश रहा और उन्हें समझाने दिया। वे ऐसा दुर्भावना से नहीं कर रहे थे, वो तो सिर्फ उस खेल को सुलझा रहे थे जिसे वे अच्छी तरह से समझते थे। हम सब किसी न किसी के कर्जदार होते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब कर्ज संतुलन के बाहर चला जाता है। दुर्भाग्य से इस दुनिया के गरीब लोगों को इस खेल में इधर उधर दौड़ाया जाता है और वे अक्सर कर्ज में बुरी तरह डूब जाते हैं। यह कई देशों के बारे में सही है। दुनिया गरीबों, कमजोरों, वित्त रूप से अज्ञानियों को निचोड़ लेती है। अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो दुनिया आपका सब कुछ ले लेती है, आपका समय, आपका काम, आपका मकान, आपका जीवन, आपका आत्मविश्वास, और फिर अगर आप अनुमति देते हैं तो यह आपकी गरिमा भी छीन लेती है। मैंने यह खेल नहीं बनाया, मैंने नियम नहीं बनाए, परंतु मैं इस खेल को समझता हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से खेलता हूँ। मैं तुम्हें इस खेल के बारे में समझाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छी तरह से खेलना सीख लो। फिर जब तुम इस खेल में निपुण हो जाओ तो यह तुम्हारे ऊपर है कि अपने ज्ञान का तुम किस प्रकार उपयोग करोगे। धन कर्ज है। फिर मेरे डैडी ने समझाया कि हमारी मुद्रा इक्विटी नहीं बल्कि कर्ज का साधन है। हर डॉलर नोट पर पहले सोने चांदी की गारंटी होती थी, परंतु अब यह एक IOU है जिसके भुगतान की गारंटी उस देश के करदाता देते हैं। जब तक बाकी दुनिया को यह विश्वास है कि अमेरिकी करदाता काम करेंगे और धन कहे जाने वाले इस IOU के बदले में भुगतान करेंगे, तब तक दुनिया हमारे डॉलर पर विश्वास करेगी। अगर धन का प्रमुख तत्व यानी विश्वास अचानक गायब हो जाए तो अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, और इतिहास में ताश के पत्तों के महल कई बार ढह चुके हैं। जर्मन वीमर सरकार की मुद्रा मार्क का उदाहरण ले, जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के पहले कोई मूल्य ही नहीं रह गया था। इस बारे में एक कहानी लोकप्रिय है। एक बूढ़ी महिला ब्रेड खरीदने के लिए जर्मनी की मुद्रा यानी मार्क से भरे हुए ठेले को ढकेल कर ले जा रही थी। जब उसने पेट घुमाई तो किसी ने ठेला चुरा लिया और मूल्य रहित धन के ढेर को सड़क पर ही छोड़ दिया। इसलिए अधिकांश धन आज आदेशित धन है, यानी ऐसा धन जो किसी मूर्ति जैसे सोने या चांदी में नहीं बदला जा सकता। धन तभी तक काम का है जब तक लोगों को सरकार में विश्वास है जो इसके भुगतान का आश्वासन देती है। फिएट की अन्य परिभाषा है शांति संपन्न आदेश, जो पूर्ण सत्यवान व्यक्ति या समूह के द्वारा दिया जाता है। आज के अधिकांश व्यावसायिक अर्थव्यवस्था कर्ज और विश्वास पर आधारित है। जब तक हम एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे और कोई भी मानवीय श्रृंखला को नहीं तोड़ेंगे, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। और मैं ठीक शब्द को असुरक्षित, न्यूरोटिक और भावुक अनुभव करने का संक्षिप्त रूप मानता हूँ। कौन किसका कर्जदार है। 1974 में जब मैं यह सीख रहा था कि $56,000 का कॉन्डो या मकान कैसे खरीदा जाए, तो मेरे डैडी ने मुझे यह महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि सौदे के अनुबंध की शब्दावली कैसी हो
मेरे डैडी ने कहा, इस खेल का नाम है कौन किसका कर्जदार है, और किसी ने तुम्हें कर्जदार बना लिया है। यह तो उसी तरह है जैसे तुम 10 दोस्तों के साथ डिनर के लिए जाओ, परंतु टॉयलेट से बाहर आने के बाद तुम देखो तो टेबल पर बिल पड़ा हो और तुम्हारे सभी दोस्त चले गए हो। अगर तुम इस खेल को खेलना चाहते हो तो बेहतर यह होगा कि तुम इस खेल को अच्छी तरह से सीख लो, इसके नियमों को जान लो, इसकी भाषा बोलने लगो और यह भी जान लो कि तुम किसके साथ खेल रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम खेल को नहीं खेलोगे, बल्कि खेल तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा। यह सिर्फ खेल है। पहले तो मेरे डैडी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, परंतु मैं सुनता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उन्होंने इसे ऐसी पृष्ठभूमि में रख दिया जिससे मुझे इसका मतलब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उन्होंने पूछा, तुम्हें फुटबॉल पसंद है ना? मैंने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं इस खेल से प्रेम करता हूँ। अभी डैडी बोले, धन मेरा खेल है, मैं धन के खेल से प्रेम करता हूँ। इस पर मैंने कहा, परंतु कई लोगों के लिए धन कोई खेल नहीं है। अमी डैडी बोले, यह सही है, अधिकांश लोगों के लिए यह जिंदा रहने का जरिया है। अधिकांश लोगों के लिए धन का एक ऐसा खेल है जिसे खेलने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। दुर्भाग्य से हम जितने सभ्य होते हैं, धन हमारे जीवन का उतना ही अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। इसे किसी टेनिस कोर्ट या फुटबॉल के मैदान की तरह देखो। धन के खेल को खेलते समय तुम किस टीम में रहना चाहते हो, ई, एस, बी या आई? तुम मैदान के किस हिस्से में रहना चाहते हो, दाएं हिस्से में या बाएं हिस्से में? मैंने क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से की तरफ इशारा कर दिया। अगर आप कर्ज और जोखिम लेते हैं तो आपको लाभ होना चाहिए, हमें डैडी ने कहा। इसलिए जब कोई आपसे कहता है कि 30 साल तक हर महीने $150 का नुकसान उठाना एक अच्छा सौदा है, क्योंकि सरकार आपको इस नुकसान पर टैक्स में छूट देगी और उसे उम्मीद है कि रियल एस्टेट की कीमत बढ़ जाएगी, तो आप उस सेल्स एजेंट पर भरोसा नहीं करते हैं और खेल के मैदान में नहीं उतरते हैं। आप इस मानसिकता से खेल को नहीं खेल सकते हैं। हालांकि ये विचार सही साबित हो सकते हैं, परंतु क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में खेल इस प्रकार से नहीं खेला जाता। कोई आपसे यह कह रहा है कि आप कर्ज में उतरें, हर तरह का जोखिम लें और इसके लिए नुकसान भी उठाएं। बाएं हिस्से के लोग सोचते हैं कि यह एक अच्छा विचार है, परंतु दाएं हिस्से के लोग ऐसा नहीं सोचते। मैं थोड़ा हिल गया था। हमें डैडी ने कहा, इसलिए मेरे नज़रिए से देखो, तुम आसमान में बने इस कॉन्डो को $56,000 में खरीदना चाहते हो। तुम कर्ज लेने के लिए हस्ताक्षर कर रहे हो और जोखिम ले रहे हो। किराएदार को वहाँ रहने के लिए जितना किराया देना चाहिए वह उससे कम किराया देता है। इस तरह से देखा जाए तो तुम उस व्यक्ति को वहाँ रहने के लिए सब्सिडी दे रहे हो। क्या तुम्हें इसमें समझदारी दिखती है? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं। अमी डैडी बोले, खेल को खेलने का यह मेरा तरीका है। आगे से अगर तुम कर्ज और जोखिम लेते हो तो तुम्हें लाभ होना चाहिए, समझ गए? मैंने अपना सर सहमति में हिलाया। अमी डैडी ने कहा, धन कमाना कॉमन सेंस या सामान्य ज्ञान है। यह रॉकेट विज्ञान जितना मुश्किल नहीं है, परंतु दुर्भाग्य से जब धन कमाने की बात आती है तो सामान्य ज्ञान सामान्य नहीं होता। बैंकर आपसे कहता है कि आप कर्ज लें, वह आपसे कहता है कि सरकार आपको उस चीज़ के लिए टैक्स में छूट देगी, जो दरअसल मूलभूत आर्थिक समझदारी नहीं है। फिर एक रियल एस्टेट सेल्समैन आपसे सौदे पर हस्ताक्षर करने को कहता है, क्योंकि वह एक ऐसा किराएदार खो सकता है जो आपकी किस्त से भी कम भुगतान देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस किराए में कीमतें बढ़ेंगी। इसमें तुम्हें समझदारी लग सकती है, परंतु तुम्हारा और मेरा सामान्य ज्ञान अलग अलग है। मैं वहाँ खड़ा रहा, मैंने उनकी हर बात सुनी और मुझे मानना पड़ा कि सौदा अच्छा लगने के कारण मैं इतना रोमांचित हो गया था कि मेरी बुद्धि घास चरने चली गई थी। मैं सौदे का विश्लेषण नहीं कर पाया था क्योंकि सौदा अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैं लोभ और रोमांच के कारण भावुक हो गया था। अंक और शब्द मुझे जो बताने की कोशिश कर रहे थे वह मैं सुन ही नहीं पाया था। तब मेरे डैडी ने मुझे एक महत्वपूर्ण नियम बताया जिसका वे हमेशा प्रयोग करते थे। लाभ बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। जब अमीर डैडी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर्ज या जोखिम लेते थे तो वे यह सुनिश्चित कर लेते थे कि यह पहले दिन से ही समझदारी पूर्ण लगे, चाहे अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़े या सुधरे। वे टैक्स की चालाकी हो या जादुई दर्पण की भविष्यवाणियों के आधार पर कभी भी कुछ नहीं खरीदते थे। अच्छे और बुरे दोनों समय में सौदे में आर्थिक समझदारी दिखनी चाहिए। मैं धन के खेल को समझने लगा और इसे उनके नज़रिए से देखने लगा। धन का खेल यह सुनिश्चित करना था कि दूसरे आपके कर्जदार रहें और आप किसी के कर्जदार बनने के बारे में सावधान रहें। मुझे उनके शब्द आज भी याद हैं। अगर आप कर्ज और जोखिम लेते हैं तो आपको लाभ होना चाहिए। हमें डैडी भी कर्ज लेते थे, परंतु वे कर्ज लेते समय बहुत सावधान रहते थे। उनकी सलाह थी, जब भी कर्ज लो तब सावधान रहो।
अगर तुम व्यक्तिगत कर्ज लेती हो तो यह सुनिश्चित कर लो कि यह छोटा कर्ज हो। अगर तुम बड़ा कर्ज लेती हो तो यह सुनिश्चित कर लो कि कोई दूसरा इसे चुकाए। वे धन और कर्ज के खेल को एक ऐसा खेल मानते थे जो आपके साथ, मेरे साथ, हर एक के साथ खेला जा रहा था। यह हर बिजनेस और देश में खेला जा रहा था। वे इसे सिर्फ खेल की तरह देखते थे। समस्या यह है कि अधिकांश लोगों के लिए धन कोई खेल नहीं है। कई लोगों के लिए धन जिंदा रहने का साधन है, अक्सर जिंदगी है। और चूंकि किसी ने उन्हें इस खेल के बारे में नहीं समझाया, इसलिए वे अब भी उन बैंकर्स पर विश्वास करते हैं जो कहते हैं कि मकान संपत्ति है। तथ्यों बनाम राय का महत्व। अमीर डैडी ने अपने सबक को जारी रखा। अगर तुम धन के क्षेत्र में दाएं हिस्से में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें तथ्यों और राय के बीच के फर्क को जानना होगा। तुम धंधों की तरह वित्तीय सलाह स्वीकार नहीं कर सकते जिस तरह से बाएं हिस्से के लोग करते हैं। तुम्हें अंक जानना चाहिए, तथ्य जानना चाहिए, और अंक तुम्हें तथ्य बता देते हैं। तुम्हारा वित्तीय बचाव किसी दोस्त या सलाहकार के शब्दों या राय पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर निर्धारित करता है। मैंने पूछा, मैं नहीं समझा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई चीज़ तथ्य या राय? क्या एक चीज़ दूसरे से बेहतर है? नहीं, अमीर डैडी ने जवाब दिया। सिर्फ यह जान लो कि कौन सी चीज़ कब तथ्य होती है और कब राय। क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए मैं अपने चेहरे पर दुविधा के भाव लेकर खड़ा रहा। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे परिवार के मकान का मूल्य क्या है? वे मेरी दुविधा को दूर करने के लिए उदाहरण दे रहे थे। मैंने तत्काल जवाब दिया, मैं जानता हूँ। मेरे माता पिता इसे बेचने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हमने एक रियल एस्टेट एजेंट को बुलाकर इसकी कीमत तय कराई। उसके हिसाब से इस मकान का मूल्य $36,000 है। इसका मतलब यह है कि इसकी वास्तविक कीमत में $16,000 की वृद्धि हुई, क्योंकि डैडी ने इसे 5 साल पहले सिर्फ $20,000 में खरीदा था। तो तुम कीमत तय करना, और इसकी वास्तविक कीमत तथ्य है या राय? अभी डैडी ने पूछा। मैंने इस बारे में कुछ देर सोचा और वह समझ गया जो वे मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही राय है ना? अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया। अधिकांश लोग वित्त रूप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपने वित्तीय निर्णय लेते समय तथ्यों के बजाय राय का प्रयोग करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। इस तरह की राय जैसे आपका मकान संपत्ति है, रियल एस्टेट की कीमत हमेशा बढ़ती है, ब्लू चिप स्टॉक्स आपका सर्वश्रेष्ठ निवेश है, धन कमाने के लिए आपके पास धन होना चाहिए, स्टॉक हमेशा रियल एस्टेट से ज़्यादा लाभकारी साबित होते हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अमीर बनने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है, निवेश करना जोखिम भरा काम है, सुरक्षित रहकर काम करो। मैं गहराई से सोचता रहा और मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने घर पर धन के बारे में जो भी सुना था उसका अधिकांश हिस्सा दरअसल तथ्य नहीं बल्कि लोगों की राय थी। यह स्वर्ण संपत्ति है? अमीर डैडी ने पूछा और मुझे मेरे दिव्य स्वप्न से बाहर खींच लिया। हाँ, जाहिर है, मैंने जवाब दिया। यह एक लौता वास्तविक धन है जो समय के इम्तिहान में खरा उतरा है। देखा तुमने, फिर वही गलती कर दी। अमीर डैडी मुस्कुराते हुए बोले, संपत्ति क्या है इस बाबत तथ्यों की जांच करने के बजाय तुम सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति की राय को दोहरा रहे हो। अमीर डैडी ने धीमे से कहा, मेरी परिभाषा के हिसाब से स्वर्ण सिर्फ तभी संपत्ति है जब आप इसे जितनी कीमत में खरीदते हैं उससे ज़्यादा कीमत में बेचें। दूसरे शब्दों में, अगर आप इसे $100 में खरीदते हैं और $200 में बेचते हैं तो यह एक संपत्ति है। परंतु अगर आपने एक और स्वर्ण $200 में खरीदा और $100 में बेचा तो इस सौदे में स्वर्ण एक दायित्व है। सौदे के वास्तविक वित्तीय आंकड़े अंततः आपको तथ्य बताते हैं। वास्तविकता में सिर्फ आप ही संपत्ति या दायित्व है, क्योंकि अंततः सिर्फ आप इस स्वर्ण को संपत्ति बना सकते हैं और सिर्फ आप इसे दायित्व बना सकते हैं। इसलिए वित्तीय शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत से लोगों को बहुत अच्छा बिजनेस से रियल एस्टेट लेते देखा है, परंतु बाद में उन्होंने उसे एक वित्तीय दुस्वप्न में बदल दिया। कई लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यही करते हैं। वे मेहनत करने के बजाय वे मेहनत से कमाए गए धन को लेते हैं और उससे जीवन भर के दायित्व उत्पन्न कर लेते हैं। मैं और भी ज़्यादा दुविधा में पड़ गया और अंदर से थोड़ा आवाज़ भी महसूस कर रहा था, इसलिए मैं बहस करना चाहता था। अमीर डैडी मेरे दिमाग के साथ खेल रहे थे। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए फंस गए क्योंकि वे तथ्य नहीं जानते थे। मैं हर दिन डरावनी कहानी सुनता हूँ कि लोगों ने राय को तथ्य मानने के कारण अपना सारा धन गंवा दिया। किसी वित्तीय निर्णय को लेते समय राय का प्रयोग करना ठीक है, परंतु आपको फर्क पता होना चाहिए। करोड़ों लोग अपने जीवन के निर्णय उस राय के आधार पर लेते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, और फिर भी हैरान होते हैं कि उन्हें वित्तीय रूप से संघर्ष क्यों करना पड़ा। मैंने पूछा, किस तरह की राय? अमीर डैडी जवाब देने से पहले मुस्कुराए। देखो, मैं तुम्हें इसके कुछ उदाहरण देता हूँ। अमीर डैडी ने सोची कि नहीं, यह बताते समय वे मुस्कुरा रहे थे। जाहिर था
कि वे इंसान होने की स्थिति पर मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने ये उदाहरण दिए, वह एक अच्छा पति साबित होगा, एक सुरक्षित नौकरी खोजो और पूरे जीवन वहीं डटे रहो। डॉक्टर बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं, उनके पास एक बड़ा मकान है, वे अमीर होंगे, उनकी मांसपेशियाँ उभरी हैं, वह स्वस्थ होगा। यह बहुत अच्छी कार है, इसे सिर्फ नाटे बूढ़ी महिला चलाती हैं। इतना पर्याप्त धन नहीं है कि हर व्यक्ति अमीर बन जाए। पृथ्वी समतल है, इंसान कभी नहीं उड़ पाएंगे। वह अपनी बहन से ज़्यादा स्मार्ट है, बाउंड स्टॉक ज़्यादा सुरक्षित है। जो लोग गलतियाँ करते हैं वे मूर्ख होते हैं। वह इतनी कम कीमत पर कभी नहीं बेचेगा। वह मेरे साथ डेटिंग पर कभी बाहर नहीं जाएगा। निवेश करना जोखिम भरा है। मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। मैं कॉलेज नहीं जा पाया, इसलिए मैं जीवन की दौड़ में कभी आगे नहीं निकल पाऊंगा। आपको अपने निवेश डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। हमें डैडी की सूची आगे बढ़ती चली गई, जब तक कि उन्होंने यह नहीं देख लिया कि मैं उनका उदाहरण सुनते सुनते थक गया था। ठीक है, मैंने आखिरकार कहा, मैंने पर्याप्त सुन लिया है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे डैडी मुस्कुराए। मैं सोच रहा था कि तुम मुझे बीच में कभी नहीं रोकोगे। सबक यह है कि अधिकांश लोगों का जीवन तथ्यों के बजाय राय द्वारा निर्धारित होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन को बदलना है तो उसे पहले अपनी राय बदलने की आवश्यकता है, फिर तथ्यों की ओर देखने की आवश्यकता है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं तो आप तथ्यों को देख सकते हैं, जो सिर्फ कंपनी की वित्तीय सफलता के बारे में नहीं होंगे। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं तो किसी की राय मानने के बजाय आप तत्काल जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस हाल में है। जैसा मैंने कहा, कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बेहतर नहीं है। जीवन में सफल होने के लिए, खासतौर पर वित्तीय रूप से सफल होने के लिए, आपको सिर्फ जानना होगा। अगर आप किसी चीज़ को तथ्य के रूप में सत्यापित नहीं कर सकते तो यह एक राय है। जब कोई व्यक्ति अंकों को नहीं पढ़ सकता तब वो किसी दूसरे की राय लेता है। यह वित्तीय अंधापन है। वित्तीय पागलपन तब उत्पन्न होता है जब राय का प्रयोग तथ्य के रूप में किया जाता है। अगर आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में रहना चाहते हैं तो आपको तथ्य और राय के बीच के फर्क को जानना होगा। बहुत कम सबक इस सबक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं वहाँ बैठकर शांति से सुनता रहा और उनकी बात को समझने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता रहा। यह स्पष्ट रूप से एक सामान्य अवधारणा थी, परंतु यह इतनी बड़ी थी कि मेरा मस्तिष्क उस पर उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्या तुम जानते हो ड्यू डिलिजेंस क्या है? हमें डैडी ने पूछा। मैंने अपना सिर इनकार में हिलाया। ड्यू डिलिजेंस या उचित जांच पड़ताल का अर्थ सिर्फ यह पता लगाना है कि राय क्या है और तथ्य क्या है। जब धन की बात आती है तो अधिकांश लोग या तो आलसी होते हैं या फिर वे शॉर्टकट की तलाश करते हैं, इसलिए वे कभी पर्याप्त ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाते। ऐसे भी लोग होते हैं जो गलतियाँ करने से इतना डरते हैं कि वे सिर्फ ड्यू डिलिजेंस ही करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। बहुत अधिक ड्यू डिलिजेंस को विश्लेषण का लकवा भी कहा जाता है। सबक यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि तथ्य और राय के बीच फर्क कैसे किया जाए, इसके बाद निर्णय लिया जाए। जैसा मैंने कहा, अधिकांश लोग आज वित्तीय कष्ट में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक शॉर्टकट अपनाए हैं और वे अपने जीवन के निर्णय तथ्यों के बजाय राय के आधार पर ले रहे हैं, खासतौर पर ई या एस की राय के आधार पर। अगर आप बी या आई बनना चाहते हैं तो आपको इस फर्क के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। मैं उस दिन में डैडी के सबक के महत्व को पूरी तरह ही समझ पाया, परंतु आगे चलकर बहुत कम सबक इससे ज़्यादा लाभकारी साबित हुए, खासकर जब अपने धन को संभालने की बात आती है। तब तथ्य और राय के बीच के फर्क को जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है। बरसों बाद 1990 के दशक की शुरुआत में मेरे अमीर डैडी ने स्टॉक मार्केट को आसमान में उछलते देखा। उनकी एकमात्र टिप्पणी यह थी, यह तब होता है जब ऊंची तनख्वाह वाले कर्मचारी या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ब्याज में बहुत अधिक धन चुकाते हैं, बहुत अधिक कर्ज लेते हैं और उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ पेपर एसेट्स होते हैं और वे निवेश की सलाह देना शुरू करते हैं। करोड़ों लोग उन लोगों की राय का अनुसरण करके कष्ट उठाएंगे जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे तथ्य जानते हैं। अमेरिका के महानतम विशेषज्ञ वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर आप पोकर का खेल खेल रहे हो और 20 मिनट बाद आप यह न जानते हो कि पेटसी कौन है, तो आप ही पेटसी हैं। लोग वित्तीय रूप से संघर्ष क्यों करते हैं? मैंने हाल ही में सुना कि अधिकांश लोग स्कूल छोड़ने के दिन से मृत्यु के दिन तक कर्ज में रहेंगे। किसी दूसरे की बैलेंस शीट। अगर आप अब खेल को समझने लगे हैं तो आपको यह एहसास हो गया होगा कि सूची में दिए गए दायित्व किसी दूसरे की बैलेंस शीट में इस तरह दिखते हैं। जब भी आप ये सब सुने, नकद बहुत कम, बाकी आसान मासिक किस्तों में, यह चिंता ना करें, सरकार आपको इन नुकसानों के लिए टैक्स में छूट देगी। तो आप जान लें कि कोई आपको खेल में प्रलोभन दे रहा है। अगर आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको उससे थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट होना होगा। अधिकांश लोगों का कोई कर्जदार नहीं होता, उनकी कोई वास्तविक संपत्ति ही नहीं होती।
ऐसी चीज़ें जो उनकी जेब में धन डालें, और अक्सर वे सबके कर्जदार होते हैं, इसलिए वे नौकरी की सुरक्षा को जकड़े रहते हैं और वित्तीय रूप से संघर्ष करते हैं। अगर उनकी नौकरी ना रहे तो वे पल भर में दिवाली हो जाएंगे। यह कहा गया है कि औसत अमेरिकी व्यक्ति दिवालीपन से 3 तनख्वाह से भी कम दूर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बेहतर जीवन चाहता है और खेल में हार जाता है। आम लोगों के खिलाफ बहुत सी चीज़ें होती हैं। वे अब भी सोचते हैं कि उनका मकान, कार, गोल्फ क्लब, कपड़े, वेकेशन होम और विलासिता के अन्य साधन संपत्ति हैं। वे दूसरे की सुनी सुनी बातों पर विश्वास करते हैं। उन्हें विश्वास करना ही पड़ता है क्योंकि वे वित्तीय अंक नहीं पढ़ सकते। वे तथ्य और राय में फ़र्क नहीं कर सकते। अधिकांश लोग स्कूल जाते हैं और खिलाड़ी बनना सीख लेते हैं, परंतु किसी ने भी उन्हें खेल के नियम स्पष्ट नहीं समझाए हैं। किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि इस खेल का नाम कौन किसका कर्जदार है, और चूंकि किसी ने उन्हें यह नहीं बताया है, इसलिए वे हर एक कर्जदार बन जाते हैं। धन एक विचार है। मुझे आशा है कि आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट की मूलभूत बातों को समझ चुके हैं और यह जानते हैं कि धन दरअसल एक विचार है जो आंखों की बजाय मस्तिष्क से ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। धन के खेल और इसे खेलने के तरीके को सीखना वित्तीय स्वतंत्रता की आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में पहुंचने के लिए आपको क्या बनना चाहिए। इस पुस्तक का दूसरा खंड अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ रूप को बाहर निकालना, इसी बात पर ध्यान केंद्रित करेगा और नीचे दिए गए फॉर्मूले का विश्लेषण करेगा। बनो, करो, पाओ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट की खंड 1 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम खंड 2 को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।